गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं सेक्शन बी, यूनिट सेकंड, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय स्वच्छता। ये भी आपका हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट का ही सेक्शन बी का सेकंड यूनिट का आपके नोट्स हैं। ठीक है, देखिए इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे इन्वायरमेंटल सैनिटेशंस, मतलब पर्यावरणीय स्वच्छता क्या होती है। तो पर्यावरणीय स्वच्छता की जब हम बात करते हैं तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हमेशा सतर्क और पर्यावरणीय स्वच्छता के खतरों की जानकारी रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे और समस्याएं उत्पन्न होने के कारण पर्यावरण के स्तर में गिरावट होती है। इस प्रकार का स्तर प्रायः गाँवों में, शहर की गंदगी बस्तियों में तथा कस्बों में देखने को मिलता है। तो पर्यावरण स्वच्छता का बहुत ही गहरा संबंध है आपके स्वास्थ्य से। अगर आपका पर्यावरण स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा, उसमें अगर गंदे बैक्टीरिया के कीटाणु ज़्यादा नहीं होंगे तो आपकी सेहत भी उतनी ही अच्छी रहेगी, आपके आसपास का माहौल भी उतना साफ़ और शुद्ध रहेगा, आपकी हवा पानी भी शुद्ध रहेगी। अगर आपका पर्यावरण अच्छा नहीं है, आपका आस पड़ोस का माहौल अच्छा नहीं है, आपका आस पड़ोस का जगह जो है बहुत ज़्यादा गंदी है, तो वो सारे जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो हवा के माध्यम से, खाने के माध्यम से या किसी और माध्यम से आपके खाने पीने के पानी में और खाने में भी आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी सेहत पे गंदा असर पड़ सकता है। और ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? गाँव में होते हैं, शहर की गंदी बस्तियों में भी होते हैं और कस्बों में भी होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न हैं, वो किस तरीके से आ जाएं, मक्खियाँ उन्हें ले आएँ, मच्छर ले आएँ, पानी में आ जाएँ, आपके हाथों से आ जाएँ, बहुत सारे रीज़न वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एनवायरनमेंट की जब हम बात करेंगे तो देखिए मनुष्य के आसपास के सभी बाह्य तत्व, सजीव, निर्जीव, भौतिक, अभौतिक आदि पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं। अच्छे स्वास्थ्य हेतु बाह्य पर्यावरण के साथ मनुष्य के आंतरिक पर्यावरण का भी स्वच्छ रहना आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। पर्यावरण को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसको देखिए 3-4 जो इसके टाइप हैं उसमें उसको क्लासिफिकेशन इसका, तो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है एक आपका, एक बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है और एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, मतलब भौतिक वातावरण, जैविक वातावरण और सामाजिक वातावरण। तो फिजिकल इन्वायरमेंट में देखिए ऐसे तत्व जिनके संपर्क में व्यक्ति को अपना जीवन गुजारना होता है तथा जिनका व्यक्ति के स्वास्थ्य, जीवन शैली तथा विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसे कि वायु, जल, भोजन, मकान, जलवायु आदि। ठीक है, तो ऐसे तत्व फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो ऐसे तत्व जिनका सीधा सीधा आपके जीवन शैली पे जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके बिना आप जिंदा रहना मुश्किल होता है, जैसे कि वायु है, ऑक्सीजन है, पानी है। तो ये सारी चीज़ें कैसी हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो इनका सीधा सीधा जो संबंध है वो आपकी सेहत पे पड़ता है और ये हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट में आते हैं। अब आगे बात करेंगे हम बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की। तो देखिए जब बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट अनेक संक्रमण, रोग और विकारों के लिए जैविक पर्यावरण उत्तरदायी रहता है, जैसे कि जीवाणु, विषाणु, वनस्पति, पशु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी आदि। तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है वो आपके जो बायोलॉजिकल मतलब जो विषाणु होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजिकल का मतलब है जो जिंदा जीव है, चाहे वो जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पेड़ पौधे भी तो जिंदा होते हैं, और चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कीट हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, कुछ भी हो, जो भी जिंदा जीव हैं उनकी वजह से अगर आपकी सेहत पे कोई भी असर पड़ता है तो वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आता है। अब देखिए सोशल इन्वायरमेंट की बात करें तो जैसे सभी सामाजिक परिस्थितियां जो व्यक्ति का समुदाय की सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, जैसे कि सामाजिक प्रथाएं, सांस्कृतिक मूल्य, अंधविश्वास, मान्यताएं, आर्थिक स्थिति, ये सब किस में आएंगे? आपके सोशल में। कि मतलब आपको आर्थिक स्थिति की, आपको आर्थिक तंगी की परेशानी है तो आप टेंशन में हैं, तो आपका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है और आप बीमार हो रहे हैं, है ना। आपके घर में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं तब आपका मेंटल स्टेटस खराब हो रहा है, आप बीमार हो रहे हैं, तो ये सारे आपके सोशल इन्वायरमेंट में आते हैं। अब देखिए इकोलॉजी की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो इकोलॉजी जीव समुदाय का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जीव समुदाय का मतलब जीव कैसे कैसे रहते हैं, उनका रहना खाना, उनका वातावरण कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसे वातावरण में वो बीमार होने के चांसेस होते हैं, तो उसका अध्ययन आपका क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। स्वास्थ्य इकोलॉजी की एक नवीनतम शाखा है जो कि मानव घर, रोग एवं बाह्य वातावरण के मध्य अंतःक्रिया को स्पष्ट करती है। देखिए कैसे स्पष्ट करती है, हम ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य इकोलॉजी
पहले आप घर हैं, घर से बाहर गए, बाहर के वातावरण में जो है आपको इन्फेक्शन मिला, फिर वो मानव को लगा, मानव को रोग हुआ, फिर रोग घर लेकर आया, फिर घर में आके जो बाकी के लोग हैं उनके साथ मिलके उसने वो रोग उनको भी दे दिया। इस तरीके से इकोलॉजी जो है वो एक दूसरे को इफेक्ट करती है। किस तरीके से इफेक्ट करती है एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। जैसे कि हमारा घर है, हमारे घर में सब हेल्दी लोग रहते हैं, हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, सपोज करिए, ठीक है, हमारे घर में 5 लोग रहते हैं, सभी लोग बहुत हेल्दी हैं, लेकिन उनमें से हमारे जो सबसे बड़े हैं और जो जेंट्स हैं वो बाहर काम करने जाते हैं। जब वो अपने ऑफिस गए तो उन्हें वहाँ पे गंदा वातावरण मिला, वहाँ पे कोई बीमार इंसान मिला, या कोई गंदी चीज़ उन्होंने वहाँ पे खा ली या बाहर से लेके खा ली, फिर वो बीमार हो गए, वो घर आए, घर आके जब वो दूसरे लोगों से मिले तो उन्होंने उनको भी वो बीमारी दे दी। तो इस तरीके से इकोलॉजी सिस्टम काम करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आपको आपके आसपास का माहौल भी साफ़ रखना है, हेल्दी रखना है ना, समाज भी आपको अच्छा रखना है, गंदा वंदा पानी वानी बाहर का खाना गंदा वगैरह नहीं खाना है जिससे कि आप बीमार ना हो। फिर घर आके आप अपने घर वालों को भी बीमार करते हैं, फिर घर वालों को बीमार करते हैं तो उसमें आर्थिक तंगी का भी आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि बीमार होंगे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वहाँ आपका जो है वो धन खर्च होगा, आपके पैसे खर्च होंगे तो आपके घर में जो पैसे अच्छे काम के लिए यूज होने वाले थे तो वो आपके बीमारी में यूज हो जाएंगे, तो आपके घर की स्थिति भी उससे ख़राब होती चली जाएगी। फिर आप बीमार रहेंगे तो घर के लोग भी परेशान रहेंगे, आपका केयर करेंगे, अपना काम उनको कई बार छोड़ना पड़ेगा, तो उनके इस माहौल पे भी असर इसका पड़ता है। ओवरऑल सभी जगह पे इसका असर देखने को मिलता है। अब देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी किसी भी प्राणी, ठीक है, किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में पाई जाने वाली जंगली या पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजाति की बहुलकता को जैविक विविधता कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि किसी भी प्राकृतिक में किसी भी प्रकार की अगर जंगली या पालतू जीव पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो जंगली जीव हो चाहे वो पालतू जीव हो, तो एक ही प्रजाति की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, तो उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आप कुत्ता को ले लीजिए, ठीक है, तो वो जिस प्रजाति का होता है तो गीदड़ भी उसी प्रजाति का होता है ना, भेड़िया भी उसी प्रजाति का होता है, जानवर प्रजाति का, है ना, शेर भी उसी प्रजाति का होता है, लेकिन इनकी बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है, क्योंकि कुत्ता घरों में पाला जाता है, गाँव में पाला जाता है, शहर में पाला जाता है ना, वो मानव के बीच में रहने वाला जीव जंतु है, शेर को आप मानव के बीच में नहीं रख सकते हैं, तो इस तरीके से इनकी बायोडाइवर्सिटी की गई है। उसके बाद देखिए जैव विविधता पर संकट के कारण, ठीक है, जैव विविधता पर संकट के क्या कारण है, तो वन्य जीवों का शिकार, जो आपके वन में रहने वाले जीव हैं उनका शिकार किया जा रहा है, उनसे जो एक कीमती चीज़ें बनाई जा रही हैं, है ना, वो आपके ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए काम आ रहे हैं, दवाइयाँ बनाने के काम आ रहे हैं, तो इसलिए उनका शिकार किया जा रहा है, महंगे बिकते हैं, आपका इनकम का सोर्स होते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है वन्य जैव विविधता पर संकट के कारण बन रही हैं। जैसे कि सेकंड का पॉइंट का हम बात करेंगे तो वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों का विनाश हो रहा है, ठीक है, जैसे हम जंगल काट रहे हैं, जंगल काट के घर बना रहे हैं, फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि जो आपके जंगल में रहने वाले जानवर हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रदूषण, उनको शुद्ध हवा नहीं मिल रही है, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है, शुद्ध खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जो प्रकृति की सुंदरता है जिससे भूमि उपजाऊ बनती है, बारिश होती है ना, आपके पेड़ पौधे जो हैं वो उपजाऊ बनते हैं, अच्छी सेहत बनती है, फ्रेश हवा मिलती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी ख़त्म होती जा रही है इससे। इसके बाद जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, जल की कमी हो रही है, भूमि सूख रही है, जगह जगह धरती फट रही है, तो ये दिक्कत आ रही है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बाढ़ आ रही है ना, भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी फट रहे हैं, तो इस तरीके की आपदाएं आ रही हैं, गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों को स्किन कैंसर हो रहे हैं, अल्प वर्षा तथा अधिक वर्षा, या तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है कहीं पे इसकी वजह से, या फिर बहुत ही कम वर्षा होती है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जब वर्षा होगी ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे भी दिक्कत होगी, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे भी दिक्कत होगी। अधिक मात्रा में मछली व्यापार, जो पहले मछली व्यापार होता था वो भी कम होता जा रहा है। इसके बाद देखिए पर्यावरण और मनुष्य से संबंधित रहन सहन और मुख्य स्वच्छता संबंधी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, पर्यावरण और मनुष्य से संबंधित मतलब जो पर्यावरण को मनुष्य को हर्ट करेगी और जो मनुष्य पर्यावरण को नष्ट करेगा, वो कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए व्यक्ति एवं परिवार के स्तर पर
साबुन का पानी बहुत ज़्यादा उपयोग करना, हर चीज़ में साबुन का उपयोग करना, है ना। घरेलू स्वच्छता और सफाई रखना, ये आपको रखनी है, घर में साफ सफाई रखनी है, नहीं तो आपको बीमारी हो जाएंगी। भोज्य पदार्थों का स्वच्छतापूर्वक संग्रहण करना, भोजन आप पका रहे हो तो साफ पानी में पकाएं, साफ जगह पे पकाएं, साफ बर्तन में पकाएं, हाथ साफ तरीके से धो के पकाएं, सब्जियों को साफ तरीके से धो लें, ये आपको करना है। शुद्ध हवा और पर्याप्त रोशनी एवं वायु संचार, ऐसा नहीं है आप एक बंद कमरे में बैठे हैं और वो कमरा कभी खुलता ही नहीं है, उसके अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो कभी चेंज ही नहीं होता, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर कभी एक्सचेंज ही नहीं होती। तो इस तरीके से कमरा नहीं होना चाहिए। कमरा अगर आप कहीं पे भी बैठे हैं या रह रहे हैं घर में तो वो फुल्ली वेंटिलेटेड होना चाहिए, जिसमें कि आपका हवा का क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। उसमें भी आपका बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा होंगे वहाँ पे वही पैदा होते रहेंगे, बाहर से उनको मरने के लिए कोई भी हवा या पानी नहीं मिलेगा। व्यर्थ पदार्थों को फेंकने की उचित व्यवस्था, ठीक है। आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता है तो उसके फेंकने के लिए एक पर्टिकुलर कोई जगह होनी चाहिए जहाँ से वो इधर उधर फैले ना। कीड़े और चूहों पर नियंत्रण, अगर आपके घर में कीड़े चूहे या ऐसा कोई कीट आ रहे हैं जो बीमारी होने के कारण है तो उनका भी आपको प्रबंधन करना आना चाहिए। अब सामुदायिक स्तर पर क्या क्या होंगे, तो जलापूर्ति, मानव मल की उचित व्यवस्था, कीड़ों पर नियंत्रण, ठोस एवं द्रव्य व्यर्थ पदार्थों को फेंकने की व्यवस्था, भोज्य पदार्थों की स्वच्छता, आवासीय व्यवस्था, ये सारी चीज़ें सामुदायिक स्तर पर होनी चाहिए। भाई रहने के लिए अच्छा आवास होना चाहिए, खाने के लिए अच्छा खाना होना चाहिए, कीड़े वीड़े पैदा ज़्यादा ना हो उसके लिए आपको कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहना चाहिए। पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए और साफ़ पानी होना चाहिए, ठीक है। मानव का जो मल है, जो मल घर में होता है वो किसी बंद उसमें होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको सामुदायिक स्तर पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम हवा की, एयर। तो वायुमंडल का निर्माण वायु गैसों के द्वारा होता है। वायुमंडल में निम्न गैसें पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन 78.0.1% पाई जाती है, ऑक्सीजन जो है आपकी 20.96% पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। तो ये आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली क्या है, ऑक्सीजन है, कितने गैस कितने परसेंट आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो सबसे ज़्यादा देखिए आपकी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, 20% आपकी ऑक्सीजन अवेलेबल है, और CO2 आपकी सबसे कम अवेलेबल है 0.03%, ठीक है। इसके अलावा वायु की संरचना में हीलियम, नियॉन और जिनॉन आदि गैसों का कम मात्रा में होती हैं। गैसों के अलावा वायु में जल, वाष्प, घुल, धूल, अमोनिया के कण, जीवाणु आदि होते हैं, ठीक है। वायु के कार्य देखिए, शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, शरीर का तापमान नियंत्रित करते हैं, खून को साफ करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा CO2 को बाहर निकालते हैं, संचार सुविधाओं का माध्यम होते हैं। वायु के बिना मानव जीवन संभव नहीं होता है। तो ये तो आपको भी पता है, अगर आपको वायु नहीं मिलेगी तो आपका जीवन संभव नहीं होगा। अब देखिए सनलाइट की बात करते हैं। सूर्य का प्रकाश, तो अच्छी दृष्टि एवं आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छी रोशनी महत्वपूर्ण होती है। कम रोशनी तथा ज़्यादा रोशनी दोनों आंखों के लिए हानिकारक होती है, इससे आंखों पर तनाव हो सकता है। प्राकृतिक रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। सूर्य की रोशनी से विटामिन की प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्य की हड्डियां मजबूत होती हैं। इसी तरह हमको ऐसे घरों का निर्माण करना चाहिए जिसमें सूर्य की रोशनी आती रहे। सफ़ेद रंग अधिक रोशनी प्रदान करता है। घरों में खिड़कियों का आकार व क्षेत्रफल भी इतना होना चाहिए जिससे प्राकृतिक रोशनी अच्छी तरीके से घर में प्रवेश कर सके। इसके बाद है कि वेंटिलेशन की बात करेंगे तो स्वांतन मतलब वेंटिलेशन परिभाषा। अगर हम वेंटिलेशन की परिभाषा की बात करें तो भीतर की हवा का बाहर की हवा से अदला बदली या विनिमय स्वांतन कहलाता है। इसमें हम प्रदूषित वायु के स्थान पर शुद्ध एवं ताजी वायु को प्रवेश करवाते हैं। वायु स्वांतन संभवन में उपस्थित वायु और बाहरी वायु का आदान प्रदान है। एक अच्छे वायु संचालित कमरे में वायु आरामदायक तापक्रम रहता है। वायु निरंतर प्रभावित होती रहती है। हवा में 60% नमी होती है। धुएं तथा अन्य अशुद्धियां और बदबू से मुक्ति होती रहती है। तो वेंटिलेशन देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपका आरामदायक तापक्रम बना रहेगा, रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, वायु निरंतर जो है वो पास होती रहेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती रहेगी, ऑक्सीजन आपके अंदर आती रहेगी। हवा में 60% नमी रहेगी, क्योंकि अगर आप नमी वाली हवा को नहीं लोगे तो आपके जो म्यूकोसा है, जो आपके अंदर की जो मसल्स वगैरह हैं, जो आपका ईसोफेगस है, वो सब ड्राई हो जाएगा और वहाँ पे बीमारियाँ पैदा हो जाएंगी। तो धुएं तथा अन्य अशुद्धियों को भी यह हवा अगर वेंटिलेटेड होगी तो इधर से उधर बाहर निकालती रहेगी और उसको भी फिल्टर करती रहेगी, ठीक है। इसलिए ये भी आपका बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है, स्वांतन के मानक क्या हैं। कमरों में प्रति घंटे 2-3 बार तथा
हेलो में 4 हॉल्स जो होते हैं आपके, ठीक है, कमरों में प्रति घंटे 2-3 बार तथा हॉल्स में 4 से 6 बार हवा का बदलना आवश्यक है। कमरे में प्रति व्यक्ति के हिसाब से 30 से 100 वर्ग फुट की जगह होनी चाहिए तथा संक्रामक रोग चिकित्सालयों में यह मानक 144 वर्ग फुट प्रति रोगी के हिसाब से होना चाहिए। अस्पतालों में 2 पलंगों के बीच में कम से कम 3 फुट का अंतराल होना चाहिए। आवासीय भवनों की छत की ऊंची 11 से 12 फुट होनी चाहिए। घरों के खिड़कियां, दरवाजे तथा रोशनीदारों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, स्टैंड्स ऑफ वेंटिलेशन है, ठीक है। स्टैंड्स ऑफ वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन आप क्यों लगा रहे हैं, क्यों जरूरी है, कैसे लगाना चाहिए, उसके लगाने का तरीका कितना होना चाहिए, कितने फिट पे लगना चाहिए, कितने वर्ग फुट पे लगना चाहिए, कितनी ऊंचाई पे लगना चाहिए, खिड़की दरवाजों से कैसी रोशनी आनी चाहिए। तो ये आपके वेंटिलेशन के स्टैंडर्ड मानक है, कहे जाए तो ये वेंटिलेशन करने के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे घटिया संभावत का स्वास्थ्य पर प्रभाव। मतलब अगर आपका वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा तो आपके स्वास्थ्य पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, थकान होगी, चिड़चिड़ापन होगा, कार्य क्षमता में कमी आएगी, भूख कम लगेगी, नींद नहीं आएगी, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता कम होगी, खांसी जुकाम तथा श्वसन रोगों का आक्रमण भी आपके शरीर पर ज़्यादा होगा। अब बात करेंगे हम गृह पर्यावरण की, होम इन्वायरमेंट की। तो जब हम होम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो घर पारिवारिक व सामाजिक जीवन का केंद्र होता है, अतः घर का वातावरण संपूर्ण परिवार के लिए आराम व सुखदायक होना चाहिए। अच्छे वातावरण से उसमें रहने वाले सदस्यों का शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है। घरों के बीच पर्याप्त जगह होनी चाहिए। घरों के आसपास और सड़क के किनारों पर वृक्ष लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे कि वो जो ऑक्सीजन है वो फिल्टर होती रहे, क्योंकि वृक्ष वायु को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शोषित कर लेते हैं। घर के आसपास का क्षेत्र साफ व स्वच्छ होना चाहिए। परिवार के सदस्यों को स्वस्थ व्यक्तिगत आदतें अपनाना चाहिए। कूड़ा करकट को उचित स्थान पर फेंकना चाहिए तथा कचरा संग्रहण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए क्या होगा, इससे धुआं होगा, जानवर का जो है वो पतन होगा, ठीक है। होम एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो जानवरों से भी आपको लगेगा। जल आपूर्ति हो सकती है, नलियों में गंदगी हो सकती है, नलियाँ आपको बनवानी पड़ेंगी, शौचालय भी आपको सही से करना पड़ेगा। घर का वातावरण सही से रखना है तो स्वास्थ्य गृह पर्यावरण हेतु उपाय क्या क्या है। तो देखिए, धुएं की हम बात करेंगे तो शहरों के वायुमंडल हवा में उद्योगों और विभिन्न वाहनों के धुएं में सदूषित हो जाता है। वो उद्योगों के धुएं में उपस्थित कार्बनों के कणों को दूर करने के लिए चिमनी में अवरोध फिट करना चाहिए। यह उपकरण ऐसा होता है जो धुएं को कार्बोनाइज मतलब धुएं में से कार्बन डाइऑक्साइड के कण अलग करता है। ऐसे उद्योग शहर के बाहर होने चाहिए तथा घर के धुएं से छुटकारा पाने के लिए रसोई घर में एडजस्ट फैन का भी उपयोग करना चाहिए। ये धुएं से बचने के लिए आप ये सारे उपयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद जानवरों से कैसे करेंगे, तो गाँव के कुछ परिवारों के द्वारा गाय, भैंसे, घोड़े, बकरी पाली जाती हैं, जिसके लिए पशु आवास में पर्याप्त स्वच्छता, मतलब पशु जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई होनी चाहिए। उनके व्यर्थ पदार्थ को फेंकने के लिए स्वच्छता होनी चाहिए। पशु आवास का फर्श शुष्क होना चाहिए। पर्याप्त वायु संचरण वार्षिक गर्मी तथा सर्दी से सुरक्षित रखना चाहिए। पशुओं की साफ सफाई की भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में पशु चिकित्सा से सलाह लेनी चाहिए, कैसे साफ सफाई रखनी है, कैसे उनका देखरेख करनी है, क्या क्या उनके रहने के स्थान पर कैसे सफाई करनी है, इसका आपको वहाँ पे संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद देखिए, सुरक्षित जल आपूर्ति कैसे करेंगे, तो घर में साफ सफाई, रसोई, शौचालय आदि के लिए समुचित व सुरक्षित जल आपूर्ति होनी चाहिए। पानी के लिए पेयजल की सही व्यवस्था होनी चाहिए। जल का स्रोत घर से दूर नहीं होना चाहिए। जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए हाथ धोने तथा घड़ा या पानी की बोतलों के उपयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये सुरक्षित जल आपूर्ति के नियम हैं, ठीक है। आपको शुद्ध जल पीना है। साफ पानी रखने के लिए आपको घर में स्रोत इकट्ठे करने हैं। हाथ धोने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ठीक है। शौच करने के लिए खाना बनाने वाली जगह से अलग जगह होनी चाहिए। रसोई के आसपास वो शौचालय नहीं होना चाहिए, ये आपको देखना है। अब देखिए, नलियों की बात करेंगे तो घरों में नलियों का विकास होना बहुत ही आवश्यक, जैसे कि नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने का पानी इन्हीं नलियों द्वारा बाहर जाता है। अतः घरों में नलियों का विकास सही तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी रुका हुआ है, कई दिनों का पानी उसमें सड़ रहा है, नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए, नलियों का विकास चेक करते रहना चाहिए ताकि घर के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। शौचालय की बात करेंगे जब हम, तो घर में स्वास्थ्यप्रद वातावरण बनाए रखने हेतु सैनिटरी शौचालय आवश्यक हैं। प्रत्येक 4 से 6 व्यक्तियों के बीच में एक शौचालय होना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में खुले मैदानों में शौच की आदत बीमारियों को जन्म देती है। संपूर्ण स्वच्छ अभियान के अंतर्गत समस्त कच्चे शौचालयों को पक्के शौचालयों में बदला जा रहा है। घर के शौचालयों की साफ सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का संक्रमण
संक्रमण ना फैले। तो शौचालय की बात करें तो हमें 4 से 5 लोग अगर हम घर में रह रहे हैं तो उनके लिए एक शौचालय होना आवश्यक है। शौचालय अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, डेली बेसिस पर उसकी सफाई होनी चाहिए और उसका जो निष्कासन है वो भी अच्छी जगह पर सही से होना चाहिए। अब गृह पर्यावरण की विशेषता की बात करेंगे तो नमी रहित घर होना चाहिए। शुष्क होने पर या नमी होने पर घरों में कॉकरोच की उत्पत्ति हो जाती है और छोटे छोटे कीटों की उत्पत्ति हो जाती है। घर में नमी रहित वातावरण रहता है, आप बीमार हो सकते हैं, आपको स्किन की बीमारी हो सकती है, धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पे जम जाते हैं। कीटों की अनुपस्थिति से घर के सदस्यों को अस्थमा तथा एलर्जी जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, तो उससे बचाने के लिए आपका घर नमी रहित होना चाहिए। मतलब नमी रहित कैसे होगा, मतलब आपके घर में प्रॉपर धूप आए, प्रॉपर हवा आए। हवा आएगी तो नमी को सुखा देगी, धूप आएगी तो कीटाणुओं को मार देगी। तो इस तरीके से आपका घर बना हुआ होना चाहिए। अब स्वच्छ घर की बात करेंगे तो घर में रोजाना साफ सफाई करने से धूल या गंदगी जमना बंद हो जाता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों को किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचाया जा सकता है। सुविधाजनक घर कैसे होते हैं, तो घर का वातावरण उसमें रहने वाले व्यक्तियों के अनुकूल होना चाहिए। अधिक ठंडा या अधिक गर्म वातावरण स्वास्थ्य को हानि पहुंचा सकता है। इससे बच्चे के लिए घर का तापमान स्थिर रखने चाहिए। अब पूर्ण स्वांतन घर की बात करेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से स्वांतन घर क्या होता है, तो स्वांतन की अच्छी व्यवस्था को घर के अंदर शुद्ध वायु का प्रवाहन बना रहता है तथा घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली विषैली तथा हानिकारक गैसों से मुक्ति मिलती है। कीटों से घर मुक्त कैसे करते हैं, चूहे, छिपकली, कॉकरोच आदि जीवों के घरों में रहने से घर के सदस्यों में संक्रमण, एलर्जी, भोजन विषाक्तता आदि फैल सकते हैं। अतः हमें घर को कीटों से मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, ज्वलनशील उत्पादों से सुरक्षित घर कैसे करेंगे, तो ज्वलनशील उत्पादों जैसे कि गैस स्टोव, गैस भट्टियाँ, गैस वाटर हीटर शीघ्र ही आग पकड़ने वाली चीज़ें होती हैं, जिससे कि दम घुटने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। देखिए, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बीच में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे तो उससे आपकी जान भी जाने का खतरा हो सकता है। और ये जो पैदा होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये घर में जो ज्वलनशील पदार्थ जलते हैं, भट्टियाँ जलती हैं, गैस जलती हैं, चूल्हे जलते हैं, उनसे पैदा होती है, तो वो आपको नहीं करना है। विषैले रसायनों से मुक्त घर कैसे होंगे, तो घर के निर्माण के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले विषाक्त रासायनिक पदार्थ जैसे सीसा, जैविक यौगिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थ तथा रसायन घर के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने घर का रखरखाव करना है। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। कल हम इसका सेकंड चैप्टर सेव करेंगे, जो कि है सेव वाटर। थैंक यू सो मच।